हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर, और मैं गौरव सर। आप सभी का रैंकर्स प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम सभी आपके लिए जेईई मेन 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट के सवाल लेकर के आए हैं। आइए देखें सवाल किस पैटर्न पर पूछे गए हैं। क्या कहना है सर आपको बिल्कुल क्वेश्चन को सर, एनालाइज करने के मैं बाद? यही कहूंगा कि जो रिपीटेड ट्रेंड रहा है, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मतलब ओवरऑल सेफर साइड में अगर मैं कहूँ तो इजी पेपर था। एकदम इजी है ना? पेपर था। अगर आप केमिस्ट्री को थोड़ा भी ग्रिप बनाते हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक अच्छा स्कोर करके निकल जाएंगे। इनऑर्गेनिक के सवाल बहुत सारे देखने को मिले हैं, इनऑर्गेनिक के वेटेज आपको ज़्यादा देखने को मिला है। हाँ लेकिन जो फिजिकल साइड से भी सर क्वेश्चन आया है ना, हाँ। वो कहीं ना कहीं फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है ना, बिल्कुल। उसका कैलकुलेशन भी आसान ऑर्गेनिक में भी यही चीज रहा है, है ना। इंफॉर्मेटिव बेस से। इंफॉर्मेटिव हाँ हाँ। मतलब बहुत ज्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं घुसा कहीं ना कहीं, है ना। चलिए, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं सवाल को, ताकि आपका और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े कि हाँ, जो हमने पढ़ा है उसी से सवाल आ रहे हैं, है चलिए, ना। पहला सवाल दिखाते हैं। पहला सवाल हम आपके सामने में है। एक है, पहला क्वेश्चन आया बायोमोलिक्यूल से कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन आरएनए, है ना, इज मोस्ट स्टेबल एट। तो यार फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की अगर हम लोग बात करा जाए तो आपको पता है 3 और 5 कार्बन के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। और सबसे बड़ी चीज कि ये एक एस्टर बॉन्ड होता है ना, ये एक एस्टर ग्रुप है। सी ओ ओ और आर, ऐसा कुछ है ना, सपोज इधर की तरफ आर है, एस्टर बॉन्ड है। अब आपको पता है कि ये एसिडिक कंडीशन होता हो या फिर बेसिक कंडीशन हो, इन दोनों ही केस में ये बॉन्ड हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक बहुत ही स्टेबल ढूंढना चाह रहे हैं, तो ना तो एसिडिक पीएच वाला कंडीशन होना चाहिए, ना ही बेसिक पीएच वाला कंडीशन होना चाहिए। तो ये देखो 2 to 3, ये तो एक्सट्रीमली एसिडिक कंडीशन है, ये भी आउट हो गया। दूसरी चीज 9 to 10, ये भी एक्सट्रीमली एसिडिक बेसिक कंडीशन, ये भी आउट। उसी तरीके से 7 से 8 ये भी एल्कलाइन कंडीशन है, तो ये भी आउट। तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बॉन्ड करा जाए तो ये न्यूट्रल कंडीशन को छोड़ के बाकी दोनों ही कंडीशन में हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है, और स्टेबल रखने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा हम एसिडिक मीडियम थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक हो, लेकिन हाँ किसी भी तरफ उसका झुकाव ना हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन उसी तरीके से देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने में देख लीजिए। ये सवाल इक्विलिब्रियम का, अब इसको देख करके ही बच्चे बहुत जन छोड़ दिए होंगे कि सर आयनिक इक्विलिब्रियम का सवाल आ गया, हम इसको कैसे बनाएं। तो आइए सवाल को देखते हैं। ये सवाल आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम का है डियर, और ये आयोनिक इक्विलिब्रियम का जिस टॉपिक से रिलेट करता है वो है बफर। ठीक, तो बफर के बारे में क्या सवाल पूछ रहा है, आइए देखते हैं। बोलता है ए 25 ml बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग CH3COOH ऑफ कंसंट्रेशन। आपको क्या दे दिया है? कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH दे दिया है। कितना दिया हुआ? 0.1 m। ध्यान से देखो क्या बच्चा, ये वीक एसिड है। आप बोलोगे यस सर ये वीक एसिड है। आगे बढ़ते CH3COONA, ये क्या है? अरे गौर से देखो, CH3COONA ये क्या है? सॉल्ट है, सॉल्ट। ये सॉल्ट क्या चीज से बना है? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से। स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ NaOH है। और ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये वीक एसिड क्या? यही वाला, यही कौन सा? CH3COOH। और इसका कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है 0.01 m। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या? बोलता है इफ द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 5, अगर सॉल्यूशन का पीएच का वैल्यू आपका कितना है? 5, तो क्या कैलकुलेट करिए? अरे कैलकुलेट क्या करना है? पीके को कैलकुलेट करना है। बफर का फॉर्मूला आना चाहिए। ये कौन सा है पहले ये बताओ तो, कौन सा बफर है? अरे एसिड वीक है, मतलब बफर कौन सा है? एसिडिक बफर। कौन सा बफर है बेटा? एसिडिक बफर है। अब इस एसिडिक बफर का अगर आपको फॉर्मूला याद है, पीएच बराबर पीके प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। अरे क्या डायरेक्ट नहीं नजर आ रहा है बेटा? पीएच का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है 5 है, पीके आपको निकालना है, लॉग लगाना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दिया हुआ है 0.01 और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड भी दे दिया 0.1। इसको सॉल्व करो, अरे करो करो फटाफट करो। ये log टू दी बेस 10 है, 10 टू दी पावर -1, ये हो गया 5 pKa -1। pK की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में क्या पूछ रहा है? मैग्नेटिक मूवमेंट आपसे पूछ रहा है। 3.87 दे दिया। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, क्या 3.87 दे दे, 2.63 दे दे, अरे पॉइंट मत देखना, जो आगे इंटीजर है उतने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये शॉर्टकट ट्रिक है।
इसको देख के पता चल गया ना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अरे जल्दी से बताना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 है। और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 देखना है आपको पता है, ये सारे डी वाले हैं, सब पर 2+ है, तो 4s से तो हट गया सारे इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितना बचेगा? 3d1, यहाँ 3d2, यहाँ 3d3, यहाँ 3d5। अरे आया क्या नजर? कौन सा? वेनिडियम इज योर करेक्ट आंसर। आ गया क्या? आइए एक सवाल अब ऑर्गेनिक का हो। कर लेते हैं। तो सर एक बहुत ही आसान सा सवाल है, HBr का रिएक्शन कराना है एक अल्कीन के ऊपर, ऐसा दिया हुआ है और ऐसा बोला कि भाई HBr ऐड करो और 4 ऑप्शन करेस्पॉन्डिंग दे दिए गए थे। सिंपल सा ट्रिक है, हम लोग ये क्लास में भी अपने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस में ये डिस्कस किए हुए हैं कि किसी भी अल्कीन पे सपोज ऐसा लिखा हुआ है, एक कोई भी अल्कीन ले लो, RCH डबल बॉन्ड CH और R' ऐसा, इस पे हम लोग 2 तरीके के रिएजेंट ऐड कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जिसमें पोलर रिएजेंट हो और एक नॉन पोलर रिएजेंट। तो हमारे पास एक अल्कीन HBr, H के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इट इज ऑल्सो पोलर रिएजेंट। अब पोलर रिएजेंट के केस में कार्बोकैटायन बनता है क्लासिकल कार्बोकैटायन, जो कि रीअरेंज होने की क्षमता रखता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट करेगा, क्यों करेगा? यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बढ़ाने घटाने के लिए, एंगल स्ट्रेन से घटा के स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, प्लस अगर अल्फा हाइड्रोजन, अगर कोई एसाइक्लिक है तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे, और ओवरऑल मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड पोलराइज होगा, H को ग्रैब करेगा और 4 मेंबर की रिंग कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ पे ये CH3 तो पहले से ही था और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें ये 4 मेंबर की रिंग है, अगर ये समहाउ 5 मेंबर 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाए तो एंगल स्ट्रेन घट जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये बॉन्ड इधर से टूट के यहाँ पे आएगा। और हमने ये बात किया हुआ है कि 3 to 4 एक्सपेंशन तभी होगा जब सिग्मा रेजोनेंस एब्सेंट होगा, 4 to 5, 5 to 6 ऑटोमेटिकली होता है, 6 to 7 अगर रिंग एक्सपेंशन होना है तो उसमें बैक बॉन्डिंग होना जरूरी है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली होगा, मतलब हमें 5 मेंबर की ऐसे रिंग मिलेगी और सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पे, तो उसके एडजेसेंट में क्या होगा, ये CH3 और यहाँ पे भी CH3, अभी भी Br- आपका घूम रहा है, कहीं नहीं अटैच हुआ, अभी भी ये कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है, ये 2 डिग्री। अगर मेथाइल शिफ्ट हो जाए तो मेथाइल शिफ्टिंग हम लोग करा देंगे, मेथाइल शिफ्टिंग के बाद हमें मिलेगा 5 मेंबर का ही रिंग, एक मेथाइल यहाँ पे, एक मेथाइल यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहीं पे Br आके फिर जुड़ जाए, क्योंकि इससे स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बने। तो आपका अल्टीमेट आंसर ये। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बिल्कुल, लेकिन बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड है ये बिल्कुल, सवाल। बिल्कुल, हाँ। हम लोगों के पास इसका ऑप्शन तो सर क्लियर कट नहीं आया है, हाँ। लेकिन हमको जहां तक बच्चों से पता चला, पूछा है कि फ्रियोन्स किसमें पाए जाते हैं, तो इसमें आता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ही आपका क्या है, फ्रियोन्स होता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन फॉर्म अ PPT। अब सुनो, इसमें बहुत ज्यादा लफड़ा में नहीं जाना, कहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब एक बात तो दुनिया को पता है, AgNO3 क्या है, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये खुद क्या करेगा, रिड्यूस होने का टेंडेंसी रखता है, खुद रिड्यूस होना चाहता है। अरे भाई ये खुद कब रिड्यूस होगा, जब सामने इसके, जब इसके सामने कोई ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, अब आपके सामने सारा फास्फोरस का एसिड दे दिया है, अरे घबराने का नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेना, +5 है, यहाँ भी +5 है, यहाँ निकालोगे +3 है, यहाँ निकालोगे +5 है। अब ये ऑलरेडी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और कहाँ जाएंगे भैया, जो लोअर में होगा वही तो हाईएस्ट में जाना चाहेगा, वही तो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो जो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा वो इसको रिड्यूस कर देगा और इस AgNO3 को क्या करेगा, Ag में कन्वर्ट कर देगा, Ag इज अ PPT, नीचे जाकर के बैठ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और सवाल बहुत ही आसान इसी तरीके से है, रिएक्शन मैकेनिज्म पे ही है। मतलब अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पता है, मतलब चार्जेस की स्टेबिलिटी वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें, GOC सिंपली, तो ये भी सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 2 कंपाउंड दे दिए गए थे आपको, फेनॉल डेरिवेटिव, एक OH और यहाँ पे OCH3 दिया हुआ था, और इसी तरीके से एक और फेनॉल डेरिवेटिव दिया हुआ था
यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2OH। अब इन दोनों पे भी HBr से रिएक्शन कराना है, इन दोनों पे भी HBr से रिएक्शन करा के हमें प्रोडक्ट बताना था। तो सिंपल सी बात है, ये एक तरीके से अगर देखा जाए फिनॉल डेरिवेटिव तो ठीक है, लेकिन ये इथर भी है, ये पार्ट एक R हो सकता है, ये भी R डैश हो, ये इथर है, इथर का हाइड्रोलिसिस HX से रिएक्शन कराना है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगा। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ से ये H आएगा और इस ऑक्सीजन के साथ प्रोटोनेट हो जाएगा और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये इस OH में तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखना बस ये है कि ये बॉन्ड इधर टूटेगा या फिर ये बॉन्ड इधर टूटेगा। अगर ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटता है तो फिनाइल रिंग पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा नहीं, मतलब ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा। और होगा कैसे, ये Br माइनस, ठीक, घूम रहा है अभी भी। अब इधर भी ना पॉजिटिव चार्ज बन सकता है ना ही इधर पॉजिटिव चार्ज बन सकता है, मिथाइल कटायंस नेवर फॉर्म्स, ठीक है, अनटिल अनलेस कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस है जहां तक डाइट्राइजेशन हो, उसके अलावा मिथाइल कार्बोकटायंस कभी नहीं बनते। तो इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। अब ये कार्बोकटायन जब नहीं बनेगा तो इस Br का अटैक होगा और SN2 के माध्यम से ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हुए हमें प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH और हमें मिलेगा CH3Br एक केस में। दूसरे केस में उसी तरीके से प्रोटोनेशन, अब यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बन गया हमारे सामने, ये CH2OH2 के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे OH। अगर समहाउ ये बॉन्ड टूट जाए ऑटोमेटिकली तो ये 3 डिग्री कार्बोकटायन से भी बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बेंजाइलिक कार्बोकटायन, ये ऑटोमेटिकली बन सकता है। तो ये SN1 माध्यम से, SN1 रूट से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी और फाइनली यहाँ पे ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ OH और यहाँ CH2Br और साइड में H2O कुछ निकला होगा, समझ में आ रही है बात। तो ये पर्टिकुलर करेस्पॉन्डिंग आपके रिएक्शन प्रोडक्ट्स है, एक SN2 पाथवे से फॉलो करता हुआ प्रोडक्ट बना रहा, एक SN1 पाथवे से। चलिए सर अगला क्वेश्चन आई गेस। देखो ये वाला जो सवाल है ना, ये मैंने क्लास में भी बहुत बार बोला है, ठीक है, बहुत फेमस ये कंपाउंड है। यहाँ तो आपसे पूछ लिया है कौन सा कंपाउंड बनेगा, बहुत ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है ये कंपाउंड। तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ये भी आप देख करके जाइएगा, आने वाले शिफ्ट में हो सकते हैं कि सवाल इससे देखने को मिले, ठीक है। डाई ग्लाइऑक्सीमेट, ठीक, मतलब क्या, DMG की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, DMG, शॉर्ट में लिख लो DMG जैसे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NiDMG2, यहाँ पर ये आयन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और इसका जो कलर आएगा ना वो आएगा रोजी रेड। PPT आपको देखने को मिलेगा, कैसा PPT देखने को मिलेगा, रोजी रेड। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक आपको क्लियर है क्या? आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in COCl4 2- the sum of the unpaired electron and number of electrons in Eg orbitals। बहुत आसान, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, कितना आ जाएगा, CO2+। अरे CO का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d7, यही होता है ना। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आप हटा दीजिए तो CO2+ का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3d7, ठीक। आपसे क्या पूछा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड Eg। अब तुम बताओ, जब भी वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो CFT के बेसिस पर क्या होता है, डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर ये कैसा कंपाउंड बना रहा है, ये एक टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लिगेंड कैसा है, WFL है, पेयरिंग होने के चांसेस तो है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे में कौन आएगा और ऊपर में कौन आएगा, नीचे में कौन आएगा और ऊपर में कौन आएगा। Eg will feel less repulsion as compared to T2G। अब T2 Eg में कितने इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। पहले पेयरिंग नहीं कराया, क्यों नहीं कराया राना, बात समझ में, क्योंकि लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड। तो Eg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 7। तो 7 विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर। ये सवाल पूछ रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, देखो ये ABCD है, इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही थे, ठीक है। ऑप्शंस में भी ऐसा दिया हुआ हो ABC, ऑप्शन B दे दिया हो ACD,
ऑप्शन सी दे दिया हो बी सी, ऑप्शन डी दे दिया हो बी सी डी, इस तरह का ये ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ होगा। तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना, नॉन स्पॉन्टेनियस। अरे बच्चा वाला सवाल है यार, नॉन स्पॉन्टेनियस कब होता है, जरा सा बताना, एकदम आराम से प्यार से धीरे धीरे बता सकते हो। कब होगा, जब डेल्टा जी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। अब डेल्टा जी जब ग्रेटर देन 0 होगा तो डेल्टा जी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या आएगा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा, अब यहाँ यूनिट कन्वर्जन करना भूल जाते बच्चे हड़बड़ा करके, यहाँ पर छोटी छोटी गलतियां होती है आपसे, ठीक है। इसको बदल लेना, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके 20,000 हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा, ये 30,000 हो जाएगा, ये 30,000 हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इन सबको यहाँ पर पुट करना है, चेक करते जाना है कहाँ पर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ पर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। ये वाला तो ऐसे ही कट गया, पूछो क्यों, ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये पार्ट तो नेगेटिव है और ये पार्ट पॉजिटिव होने के कारण ओवरऑल क्या जा रहा है, नेगेटिव। खत्म कहानी, इसको तो ऐसे ही हटा दो। ये दोनों नेगेटिव हो गए, चेक करना पड़ेगा, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, यहाँ चेक करना पड़ेगा आपको। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट, ये तो एकदम साफ नजर आ रहा है, ये पॉजिटिव होना ही है क्योंकि एक पार्ट नेगेटिव एक पार्ट पॉजिटिव। बैठ के कैलकुलेशन मत करिएगा हर किसी में, नहीं तो आपका समय बर्बाद होगा। ये तो साफ नजर आ रहा है ये पॉजिटिव होगा। अब इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इधर 30,000 आ जाएगा, इधर माइनस 500 इंटू 300, ये हो जाएगा माइनस 1500 हजार, 2 हो गया 2 4, ठीक तो है, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना, माइनस में आंसर आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा, तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है। यहाँ चेक कर लेना, माइनस 30,000, यहाँ 1500 है, यहाँ 300 है, अभी माइनस में है तो इधर प्लस आ जाएगा, 3 इंटू 15 45, और यहाँ 1 2 3 4, ये पॉजिटिव पार्ट वाला बड़ा है, रिजल्टेंट वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो बी एंड डी इज योर करेक्ट आंसर। आ रही है क्या बात समझ में। तो इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। सर एक और सवाल बायोमोलिक्यूल से पूछा है कि यूरासिल में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन वेट परसेंट जो भी है, एग्जैक्ट क्वेश्चन, हाँ ये तो मोल कॉन्सेप्ट का सवाल होगा, बस आपको यूरासिल का स्ट्रक्चर पता हो या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही पता हो, ठीक है। तो यार यूरासिल एक पिरिमिडीन बेस्ड बेस है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पर दो चीजें, बिल्कुल बिल्कुल, मोल कॉन्सेप्ट का भी कंसेप्ट आ गया है और साथ ही साथ आपको ऑब्वियसली अब इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा है तो हम 1 मोल मान के सवाल करते हैं, क्या दिक्कत है ना, या x ग्राम मान के करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, तो बस मॉलिक्यूलर वेट में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका वेट डिवाइडेड बाय टोटल फॉर्मूला वेट, वो इनटू 100 वही परसेंटेज है। तो इसमें एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। तो मगर अगर एक मॉलिक्यूल यूरासिल का लेते हो तो उसमें 2 नाइट्रोजन है, मतलब 22 इंटू 14 ऐसा वेट आएगा कुछ नाइट्रोजन का, और इसका वेट का परसेंट निकालना है हमको। ये पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी है मॉलिक्यूलर वेट उसमें इंटू 100 कर दोगे, कुछ आ जाएगा ऐसे। तब निकाल लो यार, 4 कार्बन 1 2 3 4 सॉरी 4, तो 4 इंटू 12 प्लस नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो 2 इंटू 14 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, 2 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 1 हाइड्रोजन, ठीक बात है। इसको जोड़ो तो लगभग आएगा 112। अब इन दोनों का निकाल लो, है ना, तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 25% आएगा, यही आपका आंसर, ठीक बात है। आसान सा सवाल था। चलिए एक और सवाल देखिए। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, मैच द फॉलोइंग, एकदम महा आसान सवाल, ठीक है। आपको दे दिया होगा ए पी के साथ बी, ऐसे टाइप का ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट किया गया होगा। 2-3 चीज़ तो सबको पता ही होता है, मान लीजिए 4 का चारों नहीं भी पता। क्लोरोफिल के बारे में तो दुनिया जानता है कि Mg2+ आयन है। सोडा एस के बारे में भी आप सभी को पता है, कौन सा है, Na2CO3। अब इतना पता है, अब बहुत बार बोलते हैं ना आपके टूथपेस्ट में नमक है, फ्लोराइड है, बोलता है कि नहीं तो टूथपेस्ट में फ्लोराइड होगा, NaF होगा, सॉल्ट होने वाला, ये बात भी क्लियर है सबको। इसमें सॉल्ट एक ही तो नजर आ रहा है, NaF, ठीक है। नहीं बोलता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो इतना भी अगर आप कर लिए तो लास्ट वाला का बचा ही क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। ये भी सबको पता होता है, व्हाइट वॉशिंग में CaOH का होल ट्वाइस स्लैग लैम्प का यूज किया जाता है। तो आप बस इसको, इतना आसान सा सवाल था, इसको मैच कर लेना था, आंसर आपके कदमों में रहता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ पास्ट टेंस सीरीज दे दिया है भाई साहब, तो 1/λ इज इक्वल्स टू RH इंटू 1/,
पास्टियन सीरीज पहले ये देखो कहाँ पर होता है, तो लाइमन में क्या होता है n बराबर 1 पे गिरता है, बाल्मर में क्या होता है n बराबर 2 पे गिरता है, पास्टियन में क्या होता है n बराबर 3 पे गिरता है। क्लियर। फर्स्ट लाइन कौन सा होगा, जब 4 से 3 पे गिरे। सेकंड लाइन क्या होगा, जब 5 से 3 पे गिरे, यही होगा सेकंड लाइन। बोलो हाँ या ना। क्लियर। तो फर्स्ट लाइन के लिए क्या फॉर्मूला लगा दोगे, 1 बाई लैम्डा 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर। तो इसको रब कर लेते हैं तो ताकि आपको क्लियरली नजर आए, विजिबल हो। तो ये हो गया 1 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर। ठीक। और दूसरे ये हो गया 1 बाई लैम्डा 1, 1 बाई लैम्डा 2 क्या हो जाएगा RH 1 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 5 का स्क्वायर। अरे Z भी होता है, लेकिन Z का वैल्यू तो हम 1 ही लेंगे ना। Z स्क्वायर भी होता है, Z की कुछ ना दिया हो तो क्या लेंगे, हाइड्रोजन ही मानते हैं। इसको डिवाइड दे देना, ऊपर लैम्डा 2 नीचे लैम्डा 1 आ जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है आपको, इसको बस आपको सॉल्व कर लेना है। ऊपर में आ जाएगा 16 माइनस 9 5 अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका RH इंटू 25 माइनस 9 16, और ऊपर आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ये RH कट गया, लैम्डा 1 का वैल्यू आपको 720 दिया हुआ है, बस इसको पुट करना है एंड यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा 2। यू विल गेट इट अप्रॉक्स अबाउट 390 393 के आसपास में आपका आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोलता है मैच द फॉलोइंग, मैच करना, मैच करना है भाई। तो यहां पर देखो पिग आयरन कहाँ बनता है, लोगों को पता है ब्लास्ट फर्नेस में बनता है भाई, आयरन का एक सेक्शन ही ब्लास्ट फर्नेस में होता है। ठीक है। सिलिकॉन जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग में इसका प्योरिफिकेशन होता है, क्योंकि हमको हाईली प्योर्ड सिलिकॉन की जरूरत होती है फॉर द कंप्यूटर, फॉर मेकिंग द चिप्स फॉर कंप्यूटर। अरे वो खाने वाला लेस चिप्स का बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्यूटर वाला इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। कॉपर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो जाएगा, और कॉपर का कौन सा, रिवर्बरेटरी फर्नेस। रिवर्बरेटरी में टीन भी आता है, निकल भी आता है, कॉपर, इन सब का यूज किया जाता है फॉर द स्मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आपको पता है एल्यूमिनियम के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है। चलिए एक और सवाल जीओसी का, बहुत ही आसान रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। एक कंपाउंड दे दिया था और उसमें पूछा था कि इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी दे दिए गए थे और उनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आपको लगा देना था। NH2, इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए थे, मैं वो भी ड्रॉ कर लेता हूँ। NH2, ठीक है। यहाँ पे एक में नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसा था। दूसरा वाला H NH2, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव तो हो चुका है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और एक और था जिसमें इस बॉन्ड को तोड़ दिया गया था और बाकी दोनों बॉन्ड एज इट इज रहने दिए गए थे। NH2 यहाँ पे, ये H यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ऐसा कर दिया गया था। इसको C, इसको B और इसको A बोला गया था, और इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इनको अरेंज करना था। देखो सिंपल सी बात है, पहले तो देख लो ऑक्टेट वगैरह किसका पूरा है किसका नहीं, इनमें सबका ऑक्टेट पूरा है, किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट वगैरह नहीं है। दूसरी चीज, उससे मतलब ऑक्टेट वाले से हमारा काम नहीं बनेगा। दूसरी चीज ये देखना है कि भाई अब चार्जेस जो बन गए हैं तो वो कहाँ है, उनकी स्टेबिलिटी कैसी है। ठीक बात है। अब देखो इसको इस स्ट्रक्चर को देखोगे अगर, तो बाकी ये सारे बॉन्ड सेम है, एज इट इज है, लेकिन यहाँ वाले पाई बॉन्ड को पोलराइज करके लिख दिया गया। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एक पाई बॉन्ड को पोलराइज करके लिख देना इज नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो है कि एक बॉन्ड टूटे दूसरा बने, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। यहाँ पे वो काम कर दिया गया है। दूसरी चीज, ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, स्टेबिलिटी बहुत घट जाएगी। ठीक बात है। मतलब सी की स्टेबिलिटी सबसे नीचे रहने वाली है। तो आपके ऑप्शंस कुछ ऐसे ही सॉर्ट आउट हो गए होंगे। अब हमको इन दोनों में देखना है कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। हाँ, ऑर्डर सब उल्टा हो जाएगा, स्टेबिलिटी अच्छा सॉरी, हाँ, सी सबसे लास्ट में रखना है, ऐसा रखना है। हाँ, अब इन दोनों में देखना है, तो ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ है, ये डिलोकलाइज करेगा। यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट में लोन पेयर बैक बॉन्डिंग, ये दोनों चार्जेस स्टेबल है। यहाँ पे एज सच ये पॉजिटिव चार्ज किसी हालत में इसके साथ डिलोकलाइज नहीं करेगा, क्योंकि जैसे डिलोकलाइज करेगा ऑक्सीजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
कभी नहीं होगा लेस स्टेबल। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर, यहाँ भी ये जो है आपस में रेजोनेंस क्या नाम है, रिपल्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव है ना, तो नहीं हो पाएगा। तो ये इससे तो कम ही स्टेबल है, तो यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ ए। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होने वाला है। और जैसे ही आपको ये पता चला था ना कि सी सबसे कम है, आपके दो ऑप्शंस तो ऐसे ही सॉर्ट आउट हो गए। तो मैंने ऐसे बस सॉर्ट आउट कर दिया और लिखा नहीं था मैंने ऑप्शन, क्योंकि आसान सा सवाल था। जीओसी से देख रहे सवाल आ रहा है एक दो, नहीं और ऐसे ऐसे सवाल आप कराए हुए हैं कई बार।